बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी अपनी सलाहियतों को पहचानने की, अपनी भी और एक्चुअली अपने बच्चों की भी सलाहियतों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक किस बेस पे बना। एक्चुअली जब हम अपने गेस्ट को लाइन अप कर रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम बुलाएंगे पाकिस्तान के रिनाउंड फोटोग्राफर्स को। अब फोटोग्राफी यानी तस्वीरें खींचना को एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको माँ बाप नहीं सोचते कि जी हमारा बेटा या बेटी जो है वो बड़े होकर फोटोग्राफर बनेंगे, ना ही माँ बाप ये सोचते हैं कि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी एक्टर बनेंगे या सिंगर बनेंगे। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी तरफ नेचुरली माँ बाप का भी रुझान नहीं होता, ना ही वो अपने बच्चों को ज्यादा पुश करते हैं। ऑफकोर्स म्यूजिक का तो अगर आप म्यूजिक के खानदान से बिलोंग करते हो, घराने से बिलोंग करते हो, या एक्टिंग के घराने से बिलोंग करते हो, या फादर भी फोटोग्राफर हो तो बच्चे का होता है। बट अदरवाइज पेरेंट्स का ज्यादातर ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, या फिर अपने बच्चों को लॉयर बना दें, मेडिसिन की फील्ड, मतलब कुछ कर लें, बट इस किस्म की आर्ट्स टाइप फील्ड्स की तरफ ना लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान को आप जितना मर्जी पुश कर दें, फोर्स कर दें कि वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाए, जरूरी नहीं है कि वो उसको एंजॉय करे। और जिस काम को इंसान एंजॉय नहीं करता वो उसको 100% अपनी 100% जो है वो दे के परसू भी नहीं करता, जिसकी वजह से रिजल्ट कोई खास अच्छा नहीं आता। आज मैं सुबह बात कर रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि भाई जुगन, काम तो वो होता है जो जब इंसान करे तो वो फिर वर्ल्ड के टॉप 10 में उसका नाम आए, यानी कि दुनिया के टॉप 10 में आए। और वो कैसे होगा अगर इंसान का खुद ही उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है, बल्कि मैंने भी सुबह अपने पल्ले से ये बात बांध ली कि अगर काम करना है तो अपने आप को टॉप टियर में लेके आना है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं मगर दुनिया के, ताकि लोग कहें कि भाई अगर आप इस दुनिया से जाएं तो आपको याद करें, आपका नाम लेके कि भाई फलां ने जो फलां काम है वो बड़ा अच्छा किया था, कि मतलब जुगन बड़ी अच्छी होस्ट थी, या मुनीरा जैसे आज हमारे साथ है तो शेफ मुनीरा वाज द बेस्ट शेफ इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। जो काम करे 100% करे, ये तो बात अब क्लियर हो गई। लेकिन किस तरह अपनी सलाहियतों को पहचाने? बचपन में ही बच्चे साइंस शो करना शुरू कर देते हैं, या आपको इशारे नजर आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है। हमजा मुझे जब भी किसी चीज में इंटरेस्ट शो करता है, मैं जरूर उसको उस चीज में थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट करने देती हूँ। उसको एक जमाने में कराटे का शौक हुआ, उसको कराटे क्लासेस में डाला, उसने कोई खास एंजॉय नहीं किया, उसने कहा मामा मैंने नहीं करना। अब गिटार के अंदर जब उसने इंटरेस्ट शो किया कुछ महीने पहले, तो मैंने उसको गिटार के टीचर बाकायदा बुलाए। रहीद भाई आते हैं, हमजा को पढ़ाते, 2 दिन हफ्ते में आके गिटार सिखाते हैं। माशाल्लाह बच्चा बहुत इंप्रूव भी कर गया है, 8 साल का भी नहीं है लेकिन गिटार बजा लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट था, उसको गोल्फ का शौक है, गोल्फ भी उसको खिलाती हूँ। फुटबॉल में उसने इंटरेस्ट शो किया, फुटबॉल भी पिछले साल 1.5 से खेल रहा है। बात यह है कि क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि बच्चा एक हाई एंड का, मतलब टॉप टियर का जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, स्पोर्ट्समैन बन जाए, या फिर टॉप टियर का गिटारिस्ट बन जाए, रादर देन कोई काइंड ऑफ ऑफिस की जॉब कर रहा हो। मुझे पता है कि हमारे लिए एज पेरेंट्स बड़ा मुश्किल होता है ये डाइजेस्ट करना और अपने दिल में इस बात को बिठा लेना कि हमारे बच्चे जो हैं वो मीडिया टाइप फील्ड की तरफ जाएं, या आर्ट्स की तरफ जाएं, या किसी अच्छी चीज की तरफ जाएं जो मेन स्ट्रीम ना हो। सिर्फ मसला ये है कि जिस चीज की हमें आदत नहीं होती या जिसको हम नॉर्मल या कॉमन नहीं कंसिडर करते हैं, हमें उससे डर लगता है। मैं इतने ज्यादा लोगों को जानती हूँ जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, बल्कि मीडिया की फील्ड में जो डॉक्टर मतलब पूरी काम शाम करके पढ़ाई एजुकेशन हासिल करके MBBS डॉक्टर्स बन के PhDs करके मीडिया की तरफ आ गए, या फोटोग्राफी की तरफ चले गए, या फिर एक्टिंग की तरफ। आई मीन द पॉइंट इज दुनिया में इतने ज्यादा ऑप्शंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से भी बड़े अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, फोटोग्राफी से कमाए जा सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आप उसमें अपनी महारत दिखाएं। और वो तब दिखाएंगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। दुनिया भर में शोबों की तो कोई कमी है नहीं, लोग वो कर सकते हैं जो उनका दिल चाहता है करने को, लेकिन पेरेंट्स की, माँ बाप की सपोर्ट इसमें बड़ी जरूरी होती है। खैर आज पॉइंट मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में है तो उनको उस तरफ जरा सा पुश करने की कोशिश करें, रादर देन के हम असल में अपने जो ख्वाब होते हैं ना, जैसे कि मुझे मेरा शौक था जब मैं छोटी थी कि मैं एक्टर बनूं। मामा ने बड़ी कोशिश की, बाहर गई, बाहर से डिग्री भी हासिल की, लेकिन एंड में मैं इसी फील्ड की तरफ आई। अब अगर इसी फील्ड के से रिलेटेड डायरेक्टली और भी ज्यादा पढ़ा होता तो न जाने कहां से कहां पहुंच गई होती, या शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन अगर एज पेरेंट्स भी हम इनकरेज करें अपने बच्चों को तो कितनी अच्छी बात होती है। जरूरी जबरदस्ती डॉक्टर्स बना दें और फिर वो उसको एंजॉय ना करें और अपनी जिंदगी में मिजरेबल हों, और कुछ साल उस फील्ड में लगा के उसको छोड़ दें और फिर नए सिरे से अपना करियर स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा आजकल ये होना शुरू हो गया। तो कोशिश करें कि बच्चों को उस काम में इनकरेज करें, अगर वो ऑफ कोर्स डिसेंट प्रॉपर मनी मेकिंग प्रोफेशन है उसकी तरफ इनकरेज करें जो उनको शौक है या जिसमें आपको उनका इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अब RM नईम साहब को जब मैं देखती हूँ एज अ पेंटर,
आई डोंट थिंक कि उनकी फैमिली का ख्वाब ये था कि वो पेंटर बने, बट माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेंटर्स ऑफ दिस कंट्री, इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट, और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो करें हाईएस्ट एंड टॉप लेवल पे करें। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे आप ऐड कर सकते हैं। बाय द वे व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, 60,000 प्लस तो हो गए हैं हमारे फॉलोअर्स एंड लाइक्स, अब हमने 100,000 पे जाना है, यानी कि हमने लाख को क्रॉस करना है। तो आप लोगों ने ऐड भी करना है फेसबुक पे और लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी करवाना है। तो www.facebook.com/morningwithjugan पे आपने फेसबुक के पेज को लाइक भी करना है और हमारे क्वेश्चन का जवाब भी देना है। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे आप खतूत भेज सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल फेसबुक का पेज है मेरा www.facebook.com/जुगन काजिम ऑफिशियल, JUGGUNKAZIMOFFICIAL। अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत और मजे की खबर, पीटीवी की शानदार 50 साल तकरीबात के हवाले से आज जो सुनहरी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो ये है कि पीटीवी ने आप नाजरीन के लिए अपने एवरग्रीन क्लासिक्स जो हैं उनको वापस लाने का डिसीजन ले लिया है। सुनहरी यादें के उन्वान से पेश किए जाने वाले ड्रामा सीरियल्स की खास बात यह है कि इनको सिलेक्ट आप करेंगे। जी हाँ, इनका इंतखाब आप करेंगे, और वो कैसे? वो होगा थ्रू व्यूअर्स चॉइस। ड्रामा सीरीज का इंतखाब आप करेंगे थ्रू व्यूअर्स चॉइस, और मंडे टू वेडनेसडे रात 10 बजे आप ड्रामा को देख सकेंगे, जो भी एंड में सिलेक्ट होगा। कुछ यादें जो आपके दिलों में बसती हैं, कुछ यादें जो जिंदगी का हिस्सा है, कुछ यादें जो इस कदर खुशगवार हैं कि आप इन्हें दोबारा बार बार दोहराना चाहते हैं। ऐसी सुनहरी यादें हम आपको दिखाएंगे, दोबारा आपकी फिर से आप मेमोरी में रिफ्रेश करेंगे। अगर आप अपने ड्रामा को देखना चाहते हैं टेलीविजन पे, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे, तो ड्रामा सीरियल आहट के लिए आप टाइप करें SY1, ड्रामा सीरियल आहट के लिए SY1, ड्रामा सीरियल कसक के लिए टाइप करें SY2, कसक के लिए SY2, एंड अगर आप दिन देखना चाहते हैं ड्रामा सीरियल तो SY3 फॉर दिन। 7886 पे आप भेजें, जितने ज्यादा वोट होंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि आपका पसंदीदा ड्रामा जीत जाए। और फाइनली आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जरा फनी सा है, क्योंकि आज हमने फोटोग्राफर्स को बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि ये किस किस्म का, क्या ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो यूथ परसू कर सकता है और रोजी रोटी कमा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो गेम सारी रोजी रोटी की होती है, घर भी चलाना होता है। तो हमने तस्वीरों से ही रिलेटेड अपना आज का क्वेश्चन रखा है, क्योंकि कल यही बात हो रही थी कि कभी कभी बड़ी अजीब सी तस्वीरें आ जाती हैं और लोग उनको अपलोड भी कर देते हैं, या वो छप जाती हैं, या सोशल मीडिया पे ओपन हो जाती हैं और बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो आपकी अब तक ली गई सबसे बुरी तस्वीर कौन सी है और वो किस मौके पे ली गई? आपकी अब तक सबसे बुरी तस्वीर कौन सी है और किस मौके पे ली गई? ये हमारा क्वेश्चन है। ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। ऑलरेडी काफी फनी आंसर्स आ चुके हैं हमारे फेसबुक पे पेज पे, तो वो शेयर करूंगी ब्रेक के बाद। आपकी अब तक सबसे बुरी तस्वीर कौन सी ली गई है और क्यों? ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो किस मौके पे ली गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अनवर मियां ने लिखा है, मेरे बचपन की एक तस्वीर थी जो मुझे बहुत बुरी लगती है, इसलिए मैंने उसे अपने आप ही काट डाला। अनवर शाह फ्रॉम पेशावर। अनिला हारून, मेरी कजन की शादी में जिसमें मैं गिर गई थी। अनिला, आई एम सो सॉरी, ये बड़ी बुरी तस्वीरें होती है जब लोग खींच लेते हैं। अभी मलिक ने नीचे हाँ लिखा है। अच्छा, बानो मलिक ने लिखा है, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, मेरी तो कोई भी तस्वीर बुरी नहीं आती क्योंकि मैं हमेशा तैयार होकर तस्वीर खिंचवाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। अंबर मलिक ने लिखा है, मामू की शादी की पिक है। अच्छा, असद सोहेल ने कहा, एक दफा मैं वेडिंग पे गया हुआ था, उधर खाने के वक्त मेरे दोस्त ने पिक बना ली, वो बहुत बुरी थी। हाँ, वैसे ये सबसे बुरी तस्वीर होती है जब इंसान के मुंह में चम्मच होता है या बंदा चबा रहा होता है और अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, और रोते हुए तो सबसे बुरी तस्वीर आती है। और लोगों को बड़ा शौक होता है कि जब कोई ऐसी वैसी बात हो तो लोग पिक्चर्स खींचे। अच्छा, उरू शे ने लिखा है, मेरी मैट्रिक की डिग्री पे लगी हुई पिक। बड़ी गंदी उन्होंने, फिर वो बढ़ावा सा नहीं होता वो कार्टून का, वो अजीब सा उन्होंने साथ लगाया हुआ है। नुमान गिलानी लिखा है, मेरी तो मंगनी वाली बुरी थी जो मेरे फ्रेंड्स ने खींची थी। भाई नुमान के फ्रेंड्स जो उनके प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची है, वो लगाएं, आपकी उनकी
ऐसी वाली लगवा रहे हैं। वैसे शादी पे, एंगेजमेंट पे, ऐसे मौकों पे जब कोई खुद तस्वीरें खींच के अपलोड कर देता है तो बहुत बुरी लगती है वो। अच्छा, मैं डैशिंग, अच्छा मलिहा कुरैशी लिखा है गुड मॉर्निंग। जेस कैथरीन लिखा है गुड मॉर्निंग आपी, जब आज तक कभी मेरी कोई बुरी पिक्चर बनी ही नहीं क्योंकि मैं हर पिक में अमेजिंग लगती हूँ। ठीक है जेस कैथरीन, वेरी नाइस। उसके अलावा ये सेल्फ लव है बाय द वे व्यूअर्स, ये सीरियस किस्म का सेल्फ लव है। यंग मलंग ने लिखा है जब मैं 2 साल का था। फिर 2 साल पे इंसान कैसे बुरा लग सकता है? 5 साल की उम्र तक तो बंदा क्यूट ही लगता है, उसके बाद फिर मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। एम उमेर तूर ने लिखा है मेरी सबसे बुरी उस वक्त तस्वीर जब तब ली गई थी जब मेरी और मेरी फ्रेंड की लड़ाई हुई थी। सेकंड और दोस्त ने पिक्चर बना ली थी। अच्छा ठीक है, तो फजल अब्बास ने लिखा है फिलहाल तो सब अच्छी ही हैं। मेरे आईडी कार्ड पर जो तस्वीर है फ्रॉम अब्रार वंदिश लील विरका ने लिखा। जोबिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुबैन? अल्हम्दुलिल्लाह। जोबिया बताएं मुल्तान में मौसम कैसा है? मुल्तान में बहुत ठंड है 2 दिन से। अच्छा जी, और उसकी वजह से मैं शदीद बीमार हूँ, चेस्ट इन्फेक्शन मुझे हुआ है, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़ौक़ शौक से देख रही हूँ। हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि आपकी आवाज से लग रहा है तबीयत खराब है। जी मेरी तबीयत बहुत खराब है लेकिन कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है, रोज बहुत अच्छा होता है। और मेरी दुआएं हैं कि जैसे 400 प्रोग्राम हुआ है आप 4000 प्रोग्राम करें यहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आपकी दुआएं और आप लोगों का प्यार और साथ रहेगा तो मैं तो यही हूँ। आप लोग बस बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, बहुत मजा आता है। आप यकीन करें मैं सारे मॉर्निंग शो जो है वो खत्म करके सिर्फ और सिर्फ पीटीवी देखती है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल जो है वो जरा फनी सा है। ये बताएं कि आपकी अभी तक सबसे बुरी तस्वीर किस मौके पे ली गई थी? वो आईडी कार्ड पे। आईडी कार्ड पे? वैसे ये क्यों होता है हमारे साथ? जो चीज हमने सारी जिंदगी अपने साथ लेके घूमनी होती है उस पे तस्वीर बुरी आ जाती है। बस वो आईडी कार्ड पे शायद होता ही ऐसा है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ टेंस होते हैं। नहीं, मैंने देखा है कुछ लोग इतने तैयार होके आए हुए होते हैं आईडी कार्ड की तस्वीर खिंचवाने के लिए और उनकी इतनी अच्छी तस्वीर, मतलब मॉडलिंग की तस्वीर लगती है। मेरी तो खैर बहुत बुरी है। नहीं, बाकी लोग जो देखते हैं वो कहते हैं कि आपकी तस्वीर बहुत अच्छी आई है, वरना आईडी कार्ड पे अमूमन इतनी अच्छी तस्वीर नहीं आती। इसीलिए खुद ही मैनेज करना पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड है वो कहती है मैंने जब भी कभी किसी चीज का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इस तरह की कोई तस्वीर खिंचानी हो ना, मैं थोड़े एक दिन पहले ना मेकअप शेकअप करके थोड़ी दफा ना शीशे के सामने ऐसे करके पोज करती हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन जाके तस्वीर खिंचाती हूँ क्योंकि वो तो कहते थे जी जी ठीक है उठे। हाँ ये बात है। वैसे मेरी अच्छी नहीं आती, रियल सही लगता है लेकिन तस्वीरों में अच्छा नहीं आता इम्प्रेशन। सही, चले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जोबिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड वी होप कि यू फील बेटर वेरी वेरी सून। अल्लाह में आपको शिफा दे, आमीन। अच्छा तनवीर इकबाल फ्रॉम जलालिया, जब मैं बचपन में 6 महीने का था मेरे चाचा की शादी पे तो मैं रो रहा था, वो पिक्चर मेरी सबसे बुरी है। यही मैंने कहा ना, रोते हुए बच्चों की तस्वीर पता नहीं क्यों लोग लेते हैं। आफ्ताब परदेसी ने मैं लिखा है कि मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कासिम भट्टी ने लिखा है नाइस टॉपिक। आफ्ताब परदेसी ने कहा जुगन आप बहुत प्यारी, अच्छा उन्होंने लिखा मैं बहुत प्यारी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। अदनान दानी ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कजन की शादी पर ग्रुप फोटो थी, एक आंख बंद थी और वो बहुत बुरी लग रही थी। हाँ वैसे ये भी बड़ी दफा होता है कि आंखें बंद होती हैं, एक आंख बंद होती है कि बंदा हंस रहा होता है तो दांत बड़े लग रहे होते हैं, मुंह छोटा लग रहा होता है। मैं तो खैर हर वक्त ही हंस रही होती है तो मेरी हमेशा अजीब अजीब सी तस्वीरें आई हुई होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आपकी सबसे अब तक सबसे बड़ी तस्वीर कौन सी है और किस मौके पे ली गई थी? वैसे तो एक मेरे आईडी की बहुत गंदी तो पिक्चर है, अगर मैं उसको साथ कहीं लेके जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं ये आप ही हैं, तो मैं कहती हूँ जी ये मेरी पिक्चर है। और अभी रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले की पिक्चर है, शादियों की हैं,
कि जो पिक्चर मैं उतरवाती हूँ वैसे पोज बना के, वैसे तो वो मेरी इतनी बुरी आती है, एक आंख डायमंड की जैसे आई होती है, एक आंख फंसी आई होती है। और एक पिक्चर मेरी ऐसी है कि मैं उसमें प्लेट रख रही हूँ बेटे से लेके और उसको करी रख दो ऐसे, तो ऐसी एक्सप्रेशन है सारे सब मुझे कहते हैं तुमने ये वाली ना ये, हाँ तो कहते तुमने बाकियों की सबकी पिक्चर भी खराब की। मैं वो ग्रुप में एकदम से उसने पुश किया निकलने की तो उसको मैं रख पकड़ी तो मेरी वैसे मैं जब शादी के जिले तहसील और मैंने देखा कि बहुत सी ना तस्वीरें ऐसी थी जो मैं, क्योंकि मैंने पूरी ना एक दीवार बनाई हुई है पिक्चर्स की, उसमें जो भी ग्रुप फोटो है ना उसमें एक ना एक किसी ने कोई ई शक्ल की हुई है, ई की हुई है, किसी की आंख बंद है या कोई कुछ बोल रहा है, तो वो अजीब सा कुछ, मतलब सारी तस्वीर ठीक है, बीच में एक बंदा ऐसे हो जाता है। हाँ। और ये ऐसी होती है कि जब आपके एक पिक्चर में कोई एक बंदा पिक्चर खराब करे तो मुझे हर जब भी मिलूं मैंने लगा ली, मैंने फिर भी लगा लिया। नहीं वैसे मुझे भी बहुत शौक है। और नोट किया कि जो लोग तस्वीरें लगाते हैं सिर्फ वो देखते हैं कि वो ठीक लग रहे हैं, वो ठीक लग रहे हैं, वो और उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ, और बाकी जो मर्जी जैसे मर्जी लगे, लेकिन वैसे सिर्फ वो ही होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर केसेस में कि लोग अपना ही बस देख रहे होते हैं। लेकिन वैसे ये बात भी है मेरी जो पर्सनली है कि मैं जो पिक्चर वैसे तरवाऊँ वो मेरी बहुत बुरी आती है, लेकिन जो मेरी पिक्चर अचानक उतरी है वो मेरी बहुत अच्छी होती है। ये मैंने चीज नोट की है। ये अचानक की होती है, लेकिन जो मैं पर वो अजीब सी आ रही थी, जैसे पता नहीं क्या एक बहुत हॉरिबल सी हूँ करके बना रही हूँ। बेसिकली हमने मुनीरा को कभी अब पोज नहीं करने देना। अच्छा मुनीरा, रूट्स वेजिटेबल वीक मना रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया गाजर। और गाजर तो खैर एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी की फेवरेट है, एंड ये भी कहा जाता है कि इसका जूस जो है वो करिश्माती जूस है। बिल्कुल, इसको तो ये भी कहते हैं कि अगर इस गाजर के सीजन में जैसे एक साल बाद पूरा ये अब सर्दियों का चल रहा है और आप इसको यूज ना करो तो मेरा ख्याल है आपने बहुत कुछ जिंदगी मिस कर दी। इतना इसके अंदर फाइबर है, क्योंकि डेली आपको गाजर का जूस कहते हैं पीना चाहिए, बिकॉज उसमें आपको आपके नेल्स, बाल, दांत और बोन्स को इंतहाई फायदेमंद रहता है, उनके लिए मुफीद होता है। रोजाना एक गिलास पीने से दिल के मर्ज नहीं होते, आई साइट बल्कि अगर खराब हो तो वो बेहतर उनके लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अल्सर्स का भी इलाज करती है। हलवा जो है वो जिस्म को ताकत देता है। इसका लंच और डिनर के बाद गाजर को चबाएं तो कहते हैं कि मुंह में मौजूदा जो जरासीम है वो खत्म हो जाते हैं। खून भी साफ करने का इसमें वो रोल प्ले करता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, ग्लूकोज, इससे तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, विटामिन ए, पी, ई एंड एच पाया जाता है। इसका मैं सबसे पहले बता दूं कि इसकी सारी जितने भी फायदे हैं दी बेस्ट हैं, लेकिन इसका सबसे जो बेद है कि आप इसको कभी रात को ना खाएं गाजर को। क्यों? रात को खाने से एक तो ये कब्ज करता है और दूसरा ये कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये रात में हजम नहीं होती है, उनकी तबीयत खराब भी हो सकती है, तो इसको अर्ली इन द मॉर्निंग जितना ज्यादा यूज करेंगे ना उतने ही ज्यादा इसके जितने फायदे रात को गाजर का हलवा खाना बड़ा मजा आता है। लेकिन वैसे गाजर कई लोग होते हैं कि वैसे छील के खा लेते हैं, तो इसको जितना फ्रेश सुबह के टाइम आप खाएंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। और दूसरा ये कि गाजर आपको एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी तो अगर आप सैलेड में आजकल जैसे इसका सीजन चल रहा है, गाजर का मुरब्बा बनता है, फिर गाजर का हलवा बनता है, और गाजर का जितना भी यूज करेंगे मेरा ख्याल इसको करना चाहिए। और इसको मुरब्बा तो सर्दियों में अच्छा खासा काफी ढेर से बना ले। हाँ जी बिल्कुल। और फिर ड्यूरिंग द ईयर और मुरब्बा को इतना मुश्किल भी नहीं है, लोग सोचते हैं हाँ ये मुरब्बा कैसे बनेगा, तो बहुत मुश्किल चीज है, हालांकि कुछ भी नहीं उसमें होता। आपने इसको छीलना है, छील के इसको नमक और लास्ट टाइम आपने सीजन में सिखाया, मैंने सिखाया भी था। और ये कि उसके बाद मैंने कई जगह मैंने अपनी फैमिली में मैंने बनाया भी, और ये सबको कहते हैं कि बाहर ले बिल्कुल वही टेस्ट होता है। सिर्फ ये बात है थोड़ी सी मेहनत होती है, अगर आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कि अभी सुबह बता रही थी कि इंटरेस्ट तो वेयर इज देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ वे। बिल्कुल सही। तो अच्छा आ जाते हैं रेसिपीज की तरफ, क्योंकि आज दो रेसिपीज है ना। जी बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। इसकी ये है कि इसमें हम गाजर का इस्तेमाल करेंगे और ये बड़ा एक डिफरेंस होता है, और इसकी टेक्निक थोड़ी सी कि बनता ठीक नहीं, क्योंकि लोग मेन पुलाव की तरह इसको बना लेते हैं। इसका मैं बताती हूँ तरीका किस तरह। मैंने इसमें चावल लेंगे, तकरीबन 1 किलो चावल ले लें। इसमें बकरी का गोश्त लगेगा 1 किलो से कम, यानी कि 3 पौंड 750 ग्राम। अदरक ले लें 2 खाने का चम्मच, लौंग लेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद, जीरा लेंगे 1 खाने का चम्मच, इलायची 3 से 4, किशमिश लेंगे हस्बे ज़रूरत जितनी भी डालनी चाहें आप, साथ में गाजर लेंगे 3 अदद, चीनी लेंगे 2 खाने के चम्मच, तेज पत्ता 1 अदद और तेल हस्बे ज़रूरत। इसको अदरक को मैं सौते करूँगी, जैसे ब्राउन करूँगी, उसके बाद इसमें मैं मसाले डालूंगी, तेज पत्ता और जो इलायची है उसको ब्राउन करूँगी। फिर इसमें जो गोश्त होगा उसकी यखनी जो निकाली होगी वो गोश्त और उसकी यखनी से डालने के बाद फिर हम जब वो बॉइल्ड होगी तो हम चावल डालेंगे। गाजरों को हम ग्रेटेड करेंगे और उसमें चीनी में इसको हम सौते करेंगे
और एंड में सारे उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे और किशमिश डालेंगे। यही कहने लगी थी, इसका मुरब्बा टाइप का टेस्ट आता है जो गाजर उसके अंदर होती है, मीठी मीठी। हाँ जी, इसी वजह से कि चीनी में इसको गाजरों को हम सौते करेंगे और उसके बाद अब उसको ऊपर हम डिश आउट करेंगे, साथ ही उसके ऊपर हम रेजन्स डालेंगे और नट्स जैसे और गोश्त के साथ खूबसूरती के साथ वो पूरा जब डिश आउट होगा तो बहुत खूबसूरत उसका फ्लेवर होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नाइस। एंड व्हाट अबाउट गाजर का हलवा बना रही हूँ। अच्छा, ये 18वीं दफा हम आप लोगों को सिखा रहे हैं क्योंकि बार बार आप लोग लिखते हैं और कहते हैं गाजर का हलवा सिखाएं, गाजर का हलवा सिखाएं। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि गाजर का हलवे की जो आपने बेसिक चीज याद रखनी है कि आपने गाजर 3 किलो अगर ले रहे हैं तो 3 किलो में उसने आपने ग्रेट कर जब पकाना उसको स्टीम में 3 घंटे उसको लगेंगे पकने में और वो 3 किलो गाजर इतनी होंगी वो आपकी पानी सारा उसको खुश होकर बिल्कुल एक बाउल सा बन जाएगा 1 kg के हिसाब से। ठीक है, इतना आपका इसकी ये अगर आपका इतना बन रहा है तो आप समझेंगे कि गाजर डन हो गई और आप उसको जब खाएंगे तो आपको टेस्ट गाजर का पानी का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने इसको बनाया है, इसमें पानी नहीं, इसमें सिर्फ गाजरों का ही है ये। यानी कि 3 किलो गाजर है, इसको इतना पकाया 3 घंटे स्टीम के अंदर कि ये अपने बिल्कुल सारी बाइंडिंग्स की हो गई हैं। अगर ऐसे करके आप दिखा दें अगर कैमरा में तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे बेहतर। ये देखिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल इतना सा हो जाएगा। अच्छा, आप एक्सप्लेन करो क्या करना। ठीक है, अब आपने इसको जब कर लिए तो उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, चीनी तकरीबन लेंगे 500 ग्राम, साथ में खोया लेंगे 200 ग्राम, साथ में घी डालेंगे। हमेशा जब भी हलवे बनाए उस पर घी यूज करना चाहिए, ऑयल नहीं, और देसी करे तो बेस्ट, बहुत दी बेस्ट है। और साथ में घी लेंगे तकरीबन आधा किलो, सूखा दूध, इसमें ड्राई मिल्क यूज करी 250 ग्राम, गिरी हस्बे जरूरत और बादाम भी हस्बे जरूरत। इसका तरीका कुछ इस तरह से आपने जब गाजरों को बना लेना है उसके बाद आपने ऑयल जो मैंने घी लिया, घी को हम इसको मेल्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, गाजरों को इसमें और घी में भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि गाजरें और घी बिल्कुल डिफरेंट अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर चीनी को पकाएंगे, चीनी का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गाजरों में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो उसके हमारी सूखा दूध मैंने लिया जो है ड्राई मिल्क, वो इसमें हम ऐड करेंगे, वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा उसमें कि जो उसमें जो चीजें आपको नजर आ रही है गाजर बिखरी हुई है, गाजर जुड़ी हुई नहीं है, वो उसको जोड़ देंगे गाजर उसके दूध के बाद। उसके बाद जब देखेंगे हमारा बिल्कुल हलवा डन हो गया, खुशबू इलायची की आ रही है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया एंड में। बिल्कुल कुछ ऐसे करते हैं कि खोए को बिल्कुल एंड में ऊपर लेयर की तरह लगा देते हैं, लेकिन मैं इसको बीच पर डाल के इसको बिल्कुल मिक्स कर दूंगी क्योंकि वो पता है खुद फिर लोग करते ही हैं कि जो मेन पहले 2-3 लोग आ जाते हैं वो खोया सारा लेकिन मैं इसको इसके गाजर के अंदर ही मिक्स कर दूंगी, उस पर खोया इस पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड में हम इसमें गेरी बादाम जो मैंने चीजें ली हैं वो उसके ऊपर डिश आउट करेंगे और कुछ तो इसमें अगर आप बॉइल्ड एग ऊपर डिस्प्ले में करके लगाएं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। गाजर का हलवा आपका रेडी हो जाएगा और आप उसको खाएं कश्मीरी चाय के साथ, नमकीन चाय के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा। और बाय द वे क्योंकि सीजन खत्म होने वाले तो ज्यादा से ज्यादा गाजर के हलवे बनाए और थोड़ा थोड़ा फ्रीज करना शुरू करें। और आप इसको बना बड़ा मजा आता है कि 6 महीने के 6 मंथ तो खैर टू मच हो जाता है, बट महीने डेट के बाद अगर बहुत तलब हो रही हो तो आप फ्रीजर से निकाला और उसको बिल्कुल वो कर लिया। अगर आप इसको इस जो मैंने तरीका बताया 2-3 किलो गाजर का, अगर आप कट्ठी 10 किलो गाजर को भी ग्रेटेड करके आप उसको फ्रीज कर लें 3-3.5 किलो बन निकल जाएगा। आप उसको ऑयल में फिर बनाए साथ ही निकाल के और इसको इस्तेमाल करें क्योंकि मेन चीज गाजर होती है। अच्छा, बाय द वे गाजरों को जिस पॉइंट तक उन्हें इस पे बना के रख दें आप। हलवा बना के रखेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। हलवा बना के रखेंगे कि फ्रिज में आप रखेंगे तो बार बार आपको पता है फ्रिज यूज होगा, खुलेगा, या तो आप उसको फ्रीज कर दें फिर जब भी अपने गेस्ट आने तभी आप निकाल के एकदम से गर्म कर लें क्योंकि वो बार बार रीहीट करेंगे तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर वेजिटेबल्स है कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, वो अलग लेकिन अगर इस तरह करके कर लेंगे तो वो दी बेस्ट रहेगा। आपने फ्रेश आप घी लेंगे, आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो आपकी फ्लेवर निकलेगा फ्रेश का वो एक डिफरेंट लुक होगी। ट्रू, थैंक यू सो मच मुनीरा। अब आप अपने काम में बिजी हो जाएं। आपने अपनी सबसे बुरी तस्वीर की तो हमारे साथ स्टोरी शेयर कर ही ली तस्वीरों की, लेकिन हम आगे जाके भी पूछेंगे। वट्टू साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपकी किस्मत का हाल जानेंगे, आपकी मदर का नाम, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका सवाल आपने हमारे साथ शेयर करना है। आज पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर आगा तालिश की 16th डेथ एनिवर्सरी है। आगा तालिश का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई और बहुत मेजर किरदार अदा किया। उनका असल नाम अली अब्बास था। 1955 में फिल्म झील किनारे से उन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया और 40 साल के करियर में 900 से ज्यादा फिल्मों में डिफरेंट कैरेक्टर्स में बहुत खूबसूरत रोल अदा अपना किया। अपने इस लेजेंड आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। उसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वट्टू साहब। मिल गई लड़की बाई चांस, जीत गया मेरा रोमांस। और मिल गई लड़की बाई चांस, जीत गया मेरा रोमांस। बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे आखिरी चांस। लेट मी डांस। सोचता हूँ
दुनिया से रुखसत होने से पहले नजमा को दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत कर दूं। रजिया आपा का बेटा इरफान कैसा रहेगा? रहम पर बोझ न डालिए सरताज, डॉक्टर का यही मशवरा है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं। तो मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होती है तो कोशिश करनी चाहिए कि आपस में लड़ाई ना करें और जैसे ही मौसम चेंज होए आपस में प्यार से ज्यादा रहें। ये क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, खास तो बच्चों को। मैं तो आज शेरवानी पहन ली है। तो शेरवानी पे औरतों को तो सर्दी लगती नहीं है, ऐसा गर्मी लगती है, उनको सर्दी नहीं लगती। औरतों को सर्दी नहीं लगती? हम इंसान नहीं है। देखने में आया, देखने में आया। अब जिन्स हो रहा है ना। भट्टू साहब, ये आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। वैसे एक पॉइंट तो है, अगर आप बीमार होंगे और आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो घर पर लड़ाई होगी, तो लॉजिकल सी बात है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, हमाद जमील 15/8/1985, उनकी मदर का नाम है मकबूला, फैसलाबाद से लिखते हैं कि जॉब कब तक लग जाएगी, शादी लव होगी या अरेंज? इंशाल्लाह अगले साल जॉब भी लग जाएगी और शादी का भी लग जाएगी इंशाल्लाह, इत्मीनान हो जाएगा शादी का। लव होगी कि अरेंज? इसमें अपना है तो लव शादी, लेकिन कोशिश है कि माँ बाप को शामिल करें, प्यार, इसमें ज्यादा इस्तेकाम आएगा शादी में। और शादी होती हुई अच्छी है जिसमें गो के लव है, लेकिन वालदैन की मर्जी बहुत जरूरी है। भाई लव वालदैन का शामिल हो ज्यादा, दूसरे लव से तो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कलसूम फातिमा 8/10/1978, गुलाम सुगरा इनकी मदर का नाम है, सुबह 9 बजे पैदा हुई थी। शादी की का बहुत मसला है, कब तक हो जाएगी? बस शादी में जरा कदर ताखीर है, उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि 116 में उम्मीद हो जाएगी, बस 2 साल बाद। 2 साल बहुत टाइम। हाँ, आप नहीं 16-14 तो जा रहा है, 15-16 में हो जाएगी। 14 कहाँ जा रहा है, अजय तो शुरू है 2014 उसकी। अब देखो ना फरवरी देख ले कलसूम, मैं आपके लिए लड़ रही हूँ इनसे। ठीक है, नहीं करते ये सही। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे उनकी जल्दी हो जाए। अदनान 7/1/1994, शगुफ्ता इज द मदर्स नेम। क्या मैं बाहर जा सकूंगा? इंशाल्लाह चले जाएंगे। शादी अपनों में या गैरों में? शादी घरों में। अरेंज या लव? दोनों है। मतलब लव करेंगे तो 2 शादी होंगी, मोहब्बत अपनी पसंद की शादी होगी, उसके बाद साथ माँ बहन की माँ बाप की मर्जी। तो लव जो है वो अरेंजमेंट बन जाएगी, या अरेंजमेंट में लव हो जाएगा। उस्मा अकबर 25/6/1991, पेशावर, सायरा मदर का नाम है। क्या इस साल शादी हो जाएगी? 2015 में इंशाल्लाह, 2015 में होगी। क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? बस उससे हिसाब ही आ रहा है, ऐसा अंदाजा है, बस ये हो सकता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जान के आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो इस साल चाहती है शादी, तो मैं ये बेहतर है कि 2015 में हो तो बड़ी अच्छी शादी हो, कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। मतलब इंतजार कर ले थोड़ा सा क्या, सब गुजरा है, साल तो गुजरने वाला, बट हो जाएगी इंशाल्लाह। फरवरी में ही साल गुजार दिया इन्होंने। मेमूना लतीफ 7/8/1989, गुजरांवाला, मदर का नाम है आसिया। बाहर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकेंगी मेमूना लतीफ? इंशाल्लाह चली जाएंगी। कब तो नहीं लिखा उन्होंने, बताया नहीं कब। मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो इसका में से ज्यादा इसका है 2016 या 17 में। आपको 2016 वालों ने पैसे दिए हुए जो आप सिर्फ 2016 के? 2016 कैसे देना पैसे देना। अच्छा, अलिशपा जियाउल्लाह 19/4/1993, समीना मदर का नाम है, फैसलाबाद से। घर के हालात कब ठीक होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल ठीक हो जाएंगे। इसके आखिर में दिसंबर में अल्लाह फजल कर देंगे। ऐसा करें कि नमाज की पाबंदी करें, घर में प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। साल कौन सा बताया? ये 2015। मैंने कहा 2016 का ना, तो मैंने कहना मुझे लग रहा है आपने केटरिंग की बिजनेस शुरू करनी है और उस साल सबकी शादियां कराएंगे आप। जफर इसहाक 7/11/1974, नेमत बीबी मदर का नाम है, सखर से लिखा है। 3 बेटियां हैं, बेटा कब होगा? हम हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बेनजीर औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला बेटा भी उनको दे इंशाअल्लाह ताला। अगले साल कोई शायद अल्लाह खबर सुना दे, अल्लाह के फजल से कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी उनको। 16 में
फिर 16 आ गया, क्या करें? ये जान के कर रहे हैं तंग। अच्छा, खालिक यूसुफ 3/4/1981, हिफ्सा लाहौर, मदर का नाम हिफ्सा है। खालिक पूछना चाहता है कि बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? इंशाल्लाह अच्छा रहेगा और 16 में स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। हम्माद यूसुफ मुल्तान से लिखते हैं 12/9/1987, जरीना इनकी मदर का नाम है। हम्माद यूसुफ, शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में? शादी 2015 में उम्मीद है होने की, और मकान है और अपनों में नहीं बल्कि गैरों में होगी, और उसमें अपनी पसंद भी शामिल होगी। ताबिंदा अली जी 27/4/1980, DG खान, अरूसा बीबी मदर का नाम है ताबिंदा अली की। हस्बैंड की नौकरी कब तक हो जाएगी? सरदस उसमें थोड़ी सी रुकावटें हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर वही बात आप कहेंगे 16 का नाम क्यों लिया है? पता नहीं यहाँ पे 2016 में ये मसला, क्योंकि वो सारे डिजिट ही आ रहा है ऐसा 16 में। ट्विटर पे भी लोग कह रहे हैं वाई इज ही सेइंग 2016। अच्छा, आ जाते हैं मलिहा जवार की तरफ। 21/5/1992, लाहौर लोकेशन है, सुंबल इनकी मदर का नाम है। शादी अपनों में होगी या गैरों में, और कब तक होगी? 2015 में होगी और गैरों में होगी। ये मतलब क्या बात है कि 2015 में होगी, मतलब क्यों आप ऐसे कह रहे हैं बार बार? बस उसके हिसाब में जो नजर आता है मैं देखता हूं। मतलब इस साल शादियां नहीं होंगी लोगों की? नहीं, क्यों? हाँ, इस साल का मकान नहीं है। अच्छा, ये है एक और, उसके बाद फिर मैं आपको ट्विटर वाले बताती हूँ। नुमान अनवर 12/2/1988, शाजिया मदर का नाम है, साहिवाल, ठीक है। स्टडी में कोई ना कोई मसला हो जाता है, स्टडी कंप्लीट कर सकूंगा कि नहीं? बस ये अपने नेगेटिव ख्यालात ज़हन से निकालें, पॉजिटिव हो जाए, नमाज की तालीम पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, बस बड़ों का अदब करें और छोटों से प्यार करें। अच्छा, अब लिखें मेरी भाई की शादी कब होगी, अपनों में या गैरों में? तनवीर अहमद नाम है इनके भाई का। एक सेकंड, तनवीर अहमद जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी? मदर का नाम जमीला है। जमीला। अच्छा, मसला ये है कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जनवरी 1988 लिखी हुई है। जनवरी क्या? जनवरी कौन सी जनवरी? वो नहीं लिखा ना। तनवीर अहमद है। तो क्या पूछना चाहते हैं? इनके शादी कब तक होगी, अपनों में या गैरों में? अब डेट ऑफ बर्थ 98 है। 1988। शादी तो इनकी हो जानी चाहिए थी, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं हो सकी। बहरहाल शादी का वक्त तो गुजर गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर मजीद भी करना चाहते हैं और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इसी साल में, उम्मीद है। अपने या गैरों में? इसमें आखिर में। अब अपने में गैरों में डेट ऑफ बर्थ पूरी तो नहीं है। अच्छा, लेकिन मकान यही है कि शायद अपनों में हो। अच्छा, अब सैरिश ने लिखा है जी 6/9/1985, 6/9/1985, शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी होगी? माली हालात भी इनके खराब है। मदर का नाम नहीं इन्होंने दिया। शादी तो इंशाल्लाह ताला ये 15 में हो जाएगी इंशाल्लाह अगले साल ही। और उसके बाद जहाँ तक के माली हालात है, अल्लाह फजल करेगा। माली हालात के लिए ज़रा दुआ करें अल्लाह से, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, और उसके बाद ये है कि अच्छे आपस में, असल में जो दोनों घर में, जिस घर में प्यार मोहब्बत हो ना, उस घर में कभी माली हालात ख़राब नहीं होते। माली हालात उस वक्त ख़राब होता है जब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो इसलिए प्यार मोहब्बत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हालात इनके जो इस किस्म के हैं ना, जो एग्रेसिव टाइप लोग लड़ते हैं, ऊँचा बोलते हैं, दूसरी बात बर्दाश्त नहीं, इनमें बर्दाश्त पैदा करें और आपस में प्यार मोहब्बत करें थी। अच्छा, प्लीज वट्टू साहब, आखिरी है ये, बिल्कुल हमारे पास टाइम खत्म हो गया, तो ये लास्ट है। नादिया और जाहिद की क्या शादी हो सकती है? जाहिद साहब ने लिखा है, उन लड़की का नाम है नादिया, 21 दिसंबर 1991 जी। बल्कीस अख्तर इनकी मदर का नाम है। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ ना, नादिया है नाम। हाँ जी। 21 दिसंबर 1991, बल्कीस अख्तर मदर का नाम है। हाँ जी जी। अब जाहिद कमर है 19 जुलाई 1987। मुश्किल है। परवीन अख्तर इनकी मदर का नाम है। क्या हमारी शादी हो सकेगी? मुश्किल नजर आती है। मुश्किल है। अच्छा जी, मुश्किल है जाहिद साहब, आई एम सो सॉरी फॉर द बैड न्यूज। खैर अल्लाह ताला से दुआ करें, करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी दुआ पूरी करें। अल्लाह ताला बहुत कुछ कर सकते हैं जी, तो हमारा आपका ख्याल होता है ना। अल्लाह चाहे तो
कुछ ना कुछ जो भी चाहे अल्लाह ताला अपनी मर्जी से, बंदे की मर्जी, बंदे को सोच ही नहीं सकता कि अल्लाह बेहतर कर देता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आज हमने फुल स्पीड पे काम किया है, तो तैयार था ना, हर चीज दी हुई थी, बस फटाफट पता चला। चलिए व्यूअर्स, अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात हमारे 3 फिनोमिनल फोटोग्राफर से। थ्री एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इंडिविजुअल्स आज मेरे सामने बैठे हैं। इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव देम ऑन द प्रोग्राम। बात यह है कि हम बहुत सी डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, बट हमें एहसास हुआ कि फोटोग्राफी की फील्ड से हमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है और हम एक पैनल डिस्कशन चाहते थे, क्योंकि अक्सर लोग लिखते हैं कि जी हमारे बच्चों को तस्वीरें खींचने का शौक है लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस फील्ड में आए। तो जब 3 थर्ड प्रोफेशनल्स हमारे सामने माशाल्लाह जो अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, रिनाउन है और इंटरनेशनली अपना नाम जो है वो बना चुके हैं, हमारे सामने हैं, उनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फोटोग्राफी कितना वायबल प्रोफेशन है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी कामरान सलीम से। उनका पैकेज देखेंगे हम। प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, सियालकोट से ताल्लुक है। बर्ड्स ऑफ सियालकोट की किताब जो है वो इन प्रिंटिंग है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ लाहौर इन कोलैबोरेशन विद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भी आपने किया। पिक्टोरियल बुक जो है वो लॉन्च हो जाएगी इस साल। आपने ब्राउन बेयर पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ आपके काम पे नजर डालना चाहेंगे अगर इजाजत? चलिए देखते हैं। Absolutely stunning, phenomenal, amazing काम। और कामरान साहब, I have to say one thing कि रेड मून वाली तस्वीर जो आंखें लग रही है कि देख रहे हो हमें, चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा बाकायदा देख रहे हैं। सूरज है या? जी सूरज है। अच्छा वो सूरज है। मैं बहुत सूरज। नलायक हूं, मुझे लगा कि मून है, बुलाल हो गया है। एंड दूसरा फेवरेट इज छिपकली तस्वीर, और आज तो मैंने रंग भी छिपकली वाला पहना हुआ ना बाकायदा। नेक्स्ट अप, मुझे पता है सबको बहुत ऊपर हंसी आ रही है मेरी इस बात पे, क्योंकि मुझे वो जो आउल बैठा हुआ था उससे मिलाया जा रहा था। आतिफ सईद हमारे साथ है, लैंडस्केप एंड आउटडोर फोटोग्राफर। रिसेंटली स्पेन से एक अवार्ड मारिया लूसिया अवार्ड विन करके आए हैं। एक रिनोन कंप्यूटर ब्रांड है जिनका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने इनकी तस्वीर एज स्क्रीन सेवर भी खरीद ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भी बहुत सी चीजें आपके क्रेडिट को जाती हैं, अगर इजाजत हो तो आपके से रिलेटेड भी जो पैकेज है वो देख लें। व्यूअर्स देखते हैं।
एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वैसे तो हमने वो तो ना इतना काम दिखाया जबकि है इतना ज्यादा, बट आई थिंक हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए सिर्फ एक बंदे का दिखाते हुए। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जय, आई थिंक इट्स मोर देन अ वेल डिजर्व्ड अवार्ड जो आपको मिला है, माशाल्लाह। एंड राइट नेक्स्ट टू, बहुत ज्यादा सॉट आउट ऑफ आफ्टर फोटोग्राफर है। किसी की भी शादी हो रही होती है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है, इन्हीं का नाम आता है। पीपल डिमांड, रिक्वेस्ट, फाइट, आर्ग्यू कि किसी तरह इरफान एहसन साहब जो है उनकी तस्वीर ले। वेडिंग फोटोग्राफर, बट बहुत नेचुरल खूबसूरत तस्वीरें और एक कटिंग एज डिफरेंट स्टाइल लेके आए हैं आप टू वेडिंग फोटोग्राफी। वो जो टिपिकल फंसी फंसी तस्वीरें होती थी वो अब नहीं होती। बाय एजुकेशन अलबत्ता सिविल इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी काम पे कुछ नजर डाल लें जल्दी। चलिए व्यूअर्स देखते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल नेचुरल मोमेंट्स आपने कैप्चर की हैं रादर देन, और एक तो वो जो तोता भी था ना, मैंने कहा चलो कुछ वाइल्ड लाइफ भी आ गई। अच्छा, बट लेट्स स्टार्ट इन सीक्वेंस। इमरान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस फील्ड की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जिस तरह शुरू में भी प्रोग्राम में हम बिगिनिंग से रिवील कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ फोटोग्राफी के वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सो वे वेरी वेरी एक्साइटेड। तो ये मैंने शुरू में भी कहा कि अगर बच्चों को उस तरफ डायरेक्ट किया जाए जो काम करने का उन्हें शौक है, तो शायद उसमें वो ज्यादा बेहतर कर पाए, अचीवमेंट्स कर पाए। तो आप क्या कहेंगे? आप अम्मी अबू ने तो नहीं बचपन में कहा होगा कि बेटा आपने फोटोग्राफर बनना है? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन जब मेरा कुछ ऐसा बना फैसला कि मैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट बहुत किया, सब घर वालों ने। लेकिन इस तरफ रुझान हुआ कैसे? वो जो होता है ना कि कहानी, आपकी कहानी क्या है? कहानी, जो कोई भी आउटडोर फोटोग्राफर, सबसे पहले तो वो आवारागर्द है। तो हम आवारागर्दी में हमारी कोई सिमत नहीं थी। उनका भी आउटडोर से ताल्लुक है, हमने आवारागर्द किया है कि थोड़ा सा। ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा टाइटल जो है ना हमारे लिए एक आवारागर्द का। तो उसमें हम बेसिमत थे। तो तारड़ साहब से कुछ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, उनसे कुछ उठना बैठना था काफी अरसे से, तो उन्होंने हमें एक सिमत दी। और ये उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तान के जितने भी आउटडोर फोटोग्राफर हैं कि वो सब उनसे इंस्पायर हैं। वो लफ्जों से तस्वीर बनाते हैं, हम कैमरे से बनाते हैं। और उन्होंने हमें, आतिफ को या कोई भी फोटोग्राफर है आउटडोर, उन्होंने हमें एक सिमत दी है कि अगर आप इस सिमत में लेके चलेंगे अपना काम, तो इसमें पाकिस्तान का प्रमोशन भी होगा, पाकिस्तान की एक नई पहचान बनेगी, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और अबाउट यू, बंदे की अपनी एक कहानी होती है, तो आप किस बात से में रहते हैं, एक वक्त आया, उसके बाद एहसास हुआ कि जो नेचर हम एंजॉय करते हैं तो वो किसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जो नेचर के अंदर ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जो उस पल में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको कैप्चर करके आगे शेयर किया जाए। तो उसमें एक बहुत पाकिस्तान के मशहूर फोटोग्राफर हैं गुलरेज वारी साहब, उन्होंने फिर आगे से गाइड किया कि आप जो आप पे देखते हो वो दिखाओ भी, जो नहीं जा सकते उनका भी हक है इस पे।
तो बस इस तरह करके ही आवारागर्द का तो काम ही है घूमना है और कुछ वहां से उठा के ले आना, कुछ पत्थर ले आने हैं। दुनिया के सबसे शरीफ लुकिंग आवारागर्द है ये तुम। मतलब वो जो कहता है ना कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फोटोग्राफर्स आएंगे तो हालत कुछ वो जो होता है ना एक दिमाग में होता है फोटोग्राफर की या आर्टिस्ट की जो एक होती है, क्योंकि फोटोग्राफर से बड़ा आर्टिस्ट कौन है? यू नो एट द एंड ऑफ द डे आपसे मिलने के लिए हम कुछ अच्छा तो जाने ठीक करके आए हैं। अच्छा, तो व्हाट अबाउट यू? आपने तो एक ऐसी फील्ड चूज की जिसमें बहुत से फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जिन बैठे हुए हैं जो आगे निकलने नहीं देते। इससे ज्यादा नहीं कहूंगी वरना मेरी रोजी रोटी भी रुक जाएगी। तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया? मैं आई वुड से कि बाय एक्सीडेंट हूँ। शौक मुझे शुरू से ही था। फोटोग्राफर बाय एक्सीडेंट? यस, आई मीन एज अ प्रोफेशन, यू नो, यू कैन कॉल इट, बिकॉज मैं आई वाज इन द स्टेट्स वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर। तो न्यूली मैरिड थे, तो वी वेंट टू बोटानिकल गार्डन्स। तो एक फोटोग्राफर अंकल कहा कि हमारे पॉइंट एंड शूट से पिक्चर आ दो हमारी। तो ही सेड होल्ड ऑन, आई विल टेक वन विद माय DSLR। तो दैट टर्न्ड आउट रियली गुड। तो यू नो उसका इम्पैक्ट था, जिस तरह से मेरी पिक्चर में जरा ब्लर्ड बैकग्राउंड है। ही ईमेल्ड इट टू मी और फिर मैंने कहा कैन आई वर्क विद यू? तो ही नेवर रिप्लाइड। So I wanted, वहां से मुझे शौक पैदा हुआ। But civil engineer? Yes, yes. अब देखें, सिविल इंजीनियर इज समथिंग दैट वाज इम्पोज, जो मुझ पे इम्पोज किया गया। दिस फोटोग्राफी आई थिंक वाज माय कॉलिंग। वहां पे आई वाज डूइंग बोथ फोटोग्राफी एज अ डे, आई मीन सिविल इंजीनियरिंग एज अ डे जॉब, और ये ऑन द साइड था ऑन द वीकेंड। मून लाइटिंग एज अ फोटोग्राफर। यहाँ पे आके ड्यू टू लैक ऑफ यू नो गुड इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज, I picked this up as a full time and you know there's no looking back now. माशाल्लाह, माशाल्लाह। ब्रेक की तरफ जाएंगे अगर इजाजत हो सबकी। तो उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो ये काम आसान नहीं है। एक लम्हा, एक मोमेंट कैप्चर करनी होती है। खुद भी फोटोग्राफर्स के साथ काम किए तो एक बात रियलाइज की है कि आजकल ठक 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 तस्वीरें कहते रहते हैं कि कोई एक हिट हो जाए और बहुत सी मिसेस जो हैं वो निकल जाएं। उसके अलावा कहते हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो अब बहुत आसान हो गया क्योंकि तस्वीरें खींची कम जाती हैं, एडिट ज़्यादा की जाती हैं। तो कुछ इस पे भी बातचीत आपसे करना चाहूंगी और कितना को वायबल प्रोफेशन है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि असल प्रोग्राम तो ब्रेक में होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते तो बच बचाव हो जाता है। मिस्टर कामरान, आपसे बड़ा एक सीरियस मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी जरूर पूछें। ये काम कितना मुश्किल है? आपने आवारागर्द कह के चीज को बड़ा इजी सा बना दिया कि वो हम बाहर घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि आवारागर्द तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये मोमेंट कैप्चर करना मुश्किल कितना है? बहुत मुश्किल है और एक्सट्रीम मुश्किल है। इसके लिए जब मैंने शुरू में कुछ काम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अमली होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने देखा कि अपने इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो उसमें से मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्पायर किया मेरे मामा जी हैं, असलम साहब। वो इतने अमली आदमी हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं प्रैक्टिकली इसको जो है ना वो मैं बहुत बातों। अब ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं ये कम से कम मेरा 2-2.5 महीने का पूरा वो स्टोरी, इस पे मैंने काम किया। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ बर्ड्स ऑफ सियालकोट? जी बिल्कुल। अच्छा, ये नाम क्यों रखा? ये स्टोरी क्या है इसके पीछे? इसकी स्टोरी ये कि काफी लोगों ने कहा जी इसको जरा थोड़ा सा इसको वुसअत दें, बर्ड्स ऑफ पंजाब या बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान कर लें, लेकिन इसमें एक मैसेज था कि जो सियालकोट है वो पाकिस्तान में बिल्कुल एक आप पॉइंट के बराबर है, देखें छोटा सा। तो मैसेज ये था कि अगर सियालकोट जैसे शहर में इतनी ज्यादा खूबसूरती हो सकती है तो पूरे पाकिस्तान में कितनी है। सही जी। तो उसमें और आपके पास मार्जिन भी रह जाता है ना, आप फैसलाबाद भी कवर कर सकते हैं, सरगोदा भी कवर कर सकते हैं, मतलब बहुत सी किताबें अब आ सकती है ना। पाकिस्तान पे बात खत्म हो जाती है, 1 2 3 फिर आपको रखना पड़ता है किताबों का ना। मुझे लग रहा है आपने ये किया जी। उसमें अब देखें ये भी है था कि हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के हर शहर पे, हर इलाके पे काम हो और हम इसकी खूबसूरती को जो है ना वो लोगों तक पहुंचा सके। और माशाल्लाह, आई मीन एब्सोल्युटली स्टनिंग वर्क। बहुत शुक्रिया।
लॉन्च में मुझे बुलाना है, भूलना चाहिएगा प्लीज। जी आपके लिए एक किताब भी मैं रखूंगा, साइंड कॉपी। जी अगर आप मुझे, साइन के बगैर कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुझे कभी एक दफा फोन करेंगी तो जी मैं बता सकूंगा मुझे जुगन का फोन आया। प्रोग्राम पे बुला के सामने बैठ के पूरी गुफ्तगू कर ली, लेकिन फोन पे जरूर करना है। मैं अभी जैसी ब्रेक होगी आपको कॉल करूंगी। जी जरूर। अच्छा सर, एक तो आपको यू बीन अवॉर्डेड विद दिस अनबिलीवेबल अवार्ड। आपके लिए ये काम कितना मुश्किल है? बिकॉज एक पर्सनल लाइफ भी होती है, चाहे बंदा मैरिड हो ना हो, पेरेंट्स, फैमिली, उन लोगों को भी तो टाइम देना होता है। फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कामरान, अरसे के लिए बंदे को बाहर निकल जाना पड़ता है और एक मोमेंट को कैप्चर करना होता है, तो ये कितना टफ है? मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि जो आप काम कर रही हैं वो ज्यादा टफ है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। जो आप अपनी पैशन जिस चीज का आपके अंदर होता है वो जब आप करते हैं तो उसमें जो डिफिकल्टीज वगैरह आती हैं इतनी फील नहीं होती। अगर आप अपनी, जिस तरह हम कहते हैं कि नई जनरेशन को जो वो करना चाहते हैं वो करने दें, तो वो जब वो करते हैं तो उसमें जितना मर्जी टाइम कंज्यूम होता है, जितना हेक्टिक ज्यादा होता जाता है, वो अपने पैशन से कर रहे हैं। मैंने अपना रास्ता खुद चूज किया, तो उसकी प्रॉब्लम्स को मैं क्या उसको कह सकता हूँ, मुझे फेस करना। जब घंटों, दिनों, महीनों वेट कर रहे हो फॉर द राइट मोमेंट और वो आ ही ना रही हो। नहीं, यही तो मजा है। फिर जब मोमेंट आएगा तो उसका उतना ज्यादा ही तो मजा आएगा फिर। अच्छा, इंतजार का फल मीठा। जिससे याद है कि एक फोन कॉल भी आ गई है जी। इस फोन कॉल से मुझे बड़ा डर लग रहा था। आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम सब एंकर्स को जो अब मॉर्निंग शो करते हैं। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब इज ऑन द कॉल विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जुगन क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं तुमसे तो अच्छा ही हूँ जी। ये तो मुझे पता है और आप अक्सर बता के जाते हैं शो के ऊपर भी। आज आपको कॉल करते हुए डर रही थी। लास्ट टाइम तो आपने मुझे एक जानवर के साथ कंपेयर किया था। कौन सा जानवर था? गधे से। और मैं बता भी देती हूँ ऑनर। सर आप कुछ भी कहें वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, बिकॉज यू आर सच अ फिनोमिनल पर्सनालिटी। बट आपके दो स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त। नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है। ये खामखा मुझे बदनाम करते फिरते हैं कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं और समथिंग। बेसिकली मैं इनका फॉलोअर हूँ। वंडरफुल। तो इसलिए कि ऐसे नौजवान अगर ना मौजूद हो तो मुझ में वो हिम्मत ना रहे कि मैं इस उम्र में भी मुराकाबपोशी की बेस कैंप तक जाऊं, ये लोग मुझे लेके जाते हैं। अच्छा, कामरान जो है ये ओवरऑल लगता है एक नाम से ये नौजवान है, लेकिन अंदर से इंतहाई संजीदा शख्स है। और जिस तरह ये बैठा हुआ है अनोखी पहलवान की तरह, ये नॉर्मली इस तरह नहीं बैठता, बड़े अदब से बैठता है। अदब से बैठो यार। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो कॉम्पिटेंस है, इनकी जो कमिटमेंट है, वो बहुत रेयर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस तरह आसानी से मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू या पब्लिसिटी के थ्रू लोग शोहरत हासिल करते हैं और सेकंड रेट लोग होते हैं, ये उनमें नहीं है। ये फर्स्ट रेट लोग हैं और ये बहुत पीछे रहते हैं। और आपको भी पता है कि आप इनको बहुत तलाश करके यहाँ पे लेके आई हैं, बड़ी मुश्किल से। जी हाँ। अच्छा, इनका वजन भी ज्यादा ना, उठा के तो नहीं लाई ना। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि वो इनका जो बेसिक, बहुत लंबी बात होगी, मेरा जी चाहता है कि आप इनसे बात करें। जी जी। वो ये है कि भाई एक फिनोमिना होता है लिटरेचर में भी, फोटोग्राफी में भी, तमाम फनून लतीफा में। दो नुक्ता नजर है। एक तो ये है टू कैप्चर द मोमेंट, दूसरा ये है टू कैप्चर टेक्निकली परफेक्शन। अब परफेक्शन को कैप्चर करना और मोमेंट को कैप्चर करना, ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग है। मतलब मैं जाती तौर पे अपनी राइटिंग्स में मैं मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनमें ये खूबी है कि इनकी फोटोग्राफी में आदम बैठा हुआ है, इतनी खूबसूरत इसने तस्वीरें उतारी हैं और आपको बताया ही होगा कि इंटरनेशनल अवार्ड भी इसने जीता है। हाँ, इनकी तस्वीरों में खूबी ये है कि उनमें मोमेंट भी कैप्चर हुआ और परफेक्शन भी है। मसलन वो दो लोगों की तस्वीर तुमने देखी होगी, तुम्हें वो फेमिलियर नहीं नजर आई कि कुछ कुछ मिलती है किसी से ये कहीं, मतलब उसमें भी एक ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट की तो आप बात कर रहे हैं सर, जो मिलती जुलती है। थैंक यू सो मच सर। Thank you. It was a pleasure talking to you. Honor speaking to you as always.
खुद ही मैं ऑनर बता देती हूँ कि क्या बुलाया इससे पहले कि सर खुद कहे। बट अच्छा, मोमेंट की जहाँ पे बात हो रही है तो इरफान, इट इज ऑल अबाउट द मोमेंट, स्पेशली विद द वर्क दैट यू डू। क्योंकि आपको सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर कहना आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा, बिकॉज यू डू, आप फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं, वेडिंग्स को भी कवर करते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट? क्योंकि वो तो आप, यू डोंट हैव अ मंथ कि आप जाके वेट करें और मोमेंट कैप्चर करें, आपको उसी वक्त करना है और आपने एक चीज प्रोवाइड करनी है। एंड यू आर नॉट वन ऑफ दोस पीपल के 50,000 क्लिक्स करें तो उसमें से एक निकाले, तो आप क्या कहेंगे? जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो मेरे जो इंस्पिरेशन थी दैट वाज हेनरी कार्टियर-ब्रेसन। ही इज द गॉडफादर ऑफ फोटो जर्नलिज्म। और मैंने अपनी फोटोग्राफी का नाम बाहर, मेरा जो ऑनलाइन आईडी थी वो कायरोस थी। कायरोस का मीनिंग ही द डिसाइसिव मोमेंट है, that one moment that I could sit here and take thousands of your pictures, लेकिन उसमें से एक पिक्चर होगी which is going to define your personality. That is the Kairos moment. तो मेरा तो फोटोग्राफी का थीम ही जो है वो capturing that special transient जो fleeting moment है। तो उसके लिए you have to train yourself, आपने visualize करना होता है situation को, like if it's a रुखसती हो रही है तो you have to position yourself, आपको पता है कि किस वक्त ब्राइड ने टर्न करके अपने फादर को मिल के गले लग के, यू नो, सो और वो लम्हा हर किसी को चाहिए होता है एज अ मेमोरी। एग्जैक्टली। तो वो यू हैव टू, यू नो, उसके लिए टेक्स सम एप्लीकेशन। आपने, यू नो, दूसरों का काम देखना होता है, यू हैव टू विजुलाइज कि अब क्या होना है, एंड यू हैव टू बी रेडी टेक्निकली एज वेल। जैसे तारड़ साहब कह रहे थे कि नॉट जस्ट कैप्चर द मोमेंट बट ऑल्सो कैप्चर इट इन अ मैनर कि वो प्लीजिंग भी लगे टू द आईज। अच्छा, अब हर आर्टिस्ट की, I mean, I think before मैं मीडिया में आई थी तो मैं हमेशा कहती थी फोटोग्राफर, एंड देयर आर फोटोग्राफर्स एंड देन देयर आर आर्टिस्ट जो पेंट करते हैं व्हाटएवर। बट जो काम आप करते हैं वो आसान नहीं है, बिकॉज आपकी एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू इन मेनी वेज। यू नो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मोमेंट हो, वेदर चेंज हो गया तो सडनली एवरीथिंग चेंजेस, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर। हर इंसान की एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है, यानी कि आपकी एक तैयारी होती है जिसके साथ आप आगे निकलते हैं। कमरान, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप क्या करते हैं? क्या प्रिपरेशन होती है? फिर आप जब उस मोमेंट में होते हैं क्या फ्रेम ऑफ माइंड होता है, वो क्या है? अगर आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करें। जी, सबसे पहले तो कोई भी अच्छी तस्वीर है वो आप ये नहीं कि किसी पहाड़, मैदान या जंगल में चले जाए तो वहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर आपके जो है ना वो अंदर बनती है, वो आप वो चीज़ सोचते हो। बट सूरज में दो चिड़िया एक सर्टेन टाइम पे आएंगी और वो आंखें लगेंगी, ये आपको किस, ये तो आमद का भी अगला लेवल है। जी नहीं, ये एक जापानीज पोएम है जिसमें वो एक शायर कहता है कि जी काश मेरी आंखें जो है ना वो दो परिंदे होते ताकि मैं वो सारी मंजर देख सकता जो परिंदे देखते हैं। स्वीट के दो बादलों की तस्वीर थी, सॉरी मैं उसको देख के बड़ा कुछ होना शुरू हो गया। तो उसमें ये उससे जब पोएम पढ़ी तो उसमें एक बनी या एक तस्वीर बनी कि एक फेस हो हवा में या नेचर में जिसकी ना परिंदे दो आंखें हो, तो वो अल्लाह ताला ने दे दिया। जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं वो अल्लाह ताला आपको देता है। कितना टाइम लगा आपको ये तस्वीर खींचने में? तस्वीर देखें, ये जिंदगी में एक ही तस्वीर है, ये मुझे पता है कि ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। अग्रीड, बट व्हाट, मतलब एक डिड इट टेक यू एक दिन, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, ये आप लेने के लिए गए थे या ये आपके पास आई थी? जी, ये मैं जो बर्ड्स ऑफ सियालकोट जो मेरी किताब है इस पे जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए कम से कम मैं 2.5 साल जो है ना वहाँ पे बैठा हूँ जंगल में। जो यहाँ पे वो हमारे सियालकोट के करीब जो एरिया है बर्ड्स के लिए फेमस है, जहाँ पे काफी मुसाफिर परिंदे आते हैं, हजारों लाखों की तादाद में आते हैं। इस तस्वीर को तो देख के ना वो कीड़े चलने शुरू हो जाते हैं जिसमें के। और आप इसका देखें, ये इसके साथ मेरा ना वो मुझे देख रहा है, उसके साथ बाकायदा पोज किया। जी बिल्कुल, उसने वो मुझे पोज दिया है क्योंकि उसे पता था कि एक बंदा आता है जो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठा होता है यहाँ पे, काफी अरसे से आ रहा है, महीनों से, और वो चाहता है कि एक लम्हा मैं उसे ना एक ऐसा पोज दूं। तो आप ये बिलीव करते हैं कि वो आपको मोमेंट देते हैं? जी बिल्कुल, वो देते हैं। वो ये सारे जितने भी एलिमेंट है ना नेचर में, जैसे तार साहब अपनी किताबों में बताते हैं जी मैंने झील से बातें की या मैंने पहाड़ से बातें की। अच्छा, ये वाली जो हम पिक्चर देख रहे हैं इसको कितना टाइम लगा? वैसे तो चिड़ियों का रोमांस बड़ा फेमस है, मगर ये इसका तकरीबन 3 साल, 3 सीजन, ये सीजनली आते हैं। 1 साल बैठा हूँ, दूसरे साल बैठा हूँ, नहीं मिला, तीसरे साल मुझे ये मोमेंट मिला, और जिस वक्त मैंने ये कैप्चर की उसी वक्त मैं आतिफ जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इनको मैंने फोन किया कि आज वो किसी और जंगल में बैठे हुए थे, लाइक किथे हो,
He's like, मैं अफ्रीका च बैठा हुआ हूँ, तुसी की कर रहे हो? नहीं अफ्रीका नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जगह दिखाने वाली देखने वाली है कि अगर हमारे पास कुछ वही कहते हैं ना 10-10 जिंदगियां होती तो फिर भी हम पाकिस्तान को ना दिखा पाते। छिपकली को देख के कुछ होता है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव 2 more people जिनकी हमने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जानना है कि वो क्रिएटिव जर्नी क्या होती है। आई एम डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टेड कि इरफान किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मैंने एक बात जरूर देखी है कि इनके काम में लगता है कि इन्होंने कुछ प्री प्लानिंग करके आगे से चलते हैं। बहुत से फोटोग्राफर्स को उसी दिन पता चलता है कि शूट है, उसी वक्त पूछते हैं कि क्या आइडिया है, तो ये कितना मेहनत करते हैं अपने प्रोसेस को बनाने के लिए। आतिफ का तो मुझे कुछ समझ आ ही गया है, लेकिन उनकी ज़बानी भी हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। लाइक अ बिग चीप स्टार मैं अपनी तस्वीरें निकाल के अब दिखा रही थी कि ये कैसी है और ये कैसी है, और आई वाज गेटिंग अ प्रीटी डिसेंट रिस्पांस, अल्लाह का शुक्र है। आपकी क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि वक्त कम है और मैं चाहती हूँ ये बात जरूरी है करने की, तो आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जिस तरह आपने इस प्रोग्राम से पहले तैयारी की है, तो इस तरह ही अब नेचर में अब आप बिल्कुल आप आंखों से जो कुछ देख रहे हैं इसके अंदर, वो कैमरे के अंदर महफूज करने के लिए कितनी पिक्चर्स उतारनी पड़ेंगी, इसमें कहाँ वो मूवमेंट है उसको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कितनी को तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं? कोई तस्वीर नहीं खींचनी पड़ती, सीधा टू द पॉइंट जाना पड़ता है। इसके लिए क्रिएटिव प्रोसेस क्या है आपको पहले पता तो होना चाहिए आपने क्या उतारना है। अब जैसे कि ये हम तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको कितना टाइम लगा था? ये मैं विंटर के अंदर इस एरिया के अंदर गया हुआ था, तकरीबन 5-6 दिन में जाता रहा हूँ इसके लिए ना। तो ज़हन में शॉट बना होता है, एक तस्वीर जो होता है आपका क्रिएटिव प्रोसेस कंप्लीट हुआ होता है। उसके बाद क्रिएटिव प्रोसेस ये नहीं है वहां जाके, क्रिएटिव प्रोसेस तो इंटरनल आपकी माइंड जो है वो चल रहा है, आपका दिमाग के अंदर चल रहा है मामला। जब आप किसी फील्ड में जाके जब काम करने का वक्त आया है, उस वक्त तो वेट करना उस मूवमेंट का जो आपने सोचा हुआ वो कब हैपन होता है, तो आपने उसको क्लिक करना है। तस्वीर क्लिक करके ही बनती है, ये नहीं होता कि उसके ऊपर वजन डालना पड़ता है कैमरे के ऊपर, या कुछ नहीं ऐसा होता। नहीं, बट आप कभी कोई ऐसी तस्वीर है जो जहन में है जो अभी तक नहीं मिल पाई? बहुत सारी। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के माशाल्लाह पोर्टफोलियो से जिस दिन जेब में तस्वीर नहीं रही उससे तो खत्म हो गया मामला ना सारा। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगे सारा कुछ ही रहता है, सब कुछ ही रहता है। बहुत सी फिल्में दिमाग में चल रही हैं। फिल्म से याद है आजकल डिजिटल जमाना हो गया, उसकी भी बात करनी है। व्हाट अबाउट, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और कंसर्न भी होता है इरफान। जब मुझसे भी कभी कोई कहता है कि जी फोटोग्राफी करवानी है, बताइए कि हम किससे राब्ता करें। अब आपका काम, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपको कोई भी डिजाइनर जो है वो 6 हफ्ते नहीं देने वाला कि आप राइट मोमेंट में कैप्चर करें और सारा कुछ। आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपको तो सारा होमवर्क अपना कंप्लीट करके ऑलमोस्ट काम कंप्लीट करके पहुंचना पड़ता है। हाँ जी, उसके लिए वी प्रेफर कि पहले हमारी डिजाइनर से, मॉडल से, मेकअप आर्टिस्ट से, इन सब से एक मीटिंग हो, बिकॉज टू क्रिएट अ गुड इमेज यू नीड कोऑर्डिनेशन एंड इनपुट फ्रॉम 4-5 डिफरेंट पीपल। तो अब भी आस्क द डिजाइनर व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इट इज, उन्हें फॉर्मल लुक चाहिए, उन्हें कैजुअल लुक चाहिए, उन्हें ग्रंजी लुक चाहिए, ऑफ बीट लुक चाहिए। सो उसी तरह से देन वी टॉक टू द मेकअप आर्टिस्ट कि हाउ यू गोना डू द मेकअप। स्मोकी आइज चाहिए कि आपको सॉफ्ट लुक चाहिए, पेस्टल कलर्स यूज करने हैं कि जरा हार्श लुक देनी है। तो फैशन में तो एटलीस्ट यू हैव ऑल दिस कोऑर्डिनेशन। या बट व्हाट अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी? मुझे तो याद है, मुझे बार-बार फैसल के पांव पे पांव रखना पड़ा था। फैसल स्माइल कहते कैसे स्माइल करो, पांव पे पांव रख रही हो बार-बार। तो वेडिंग में यस इट्स हार्ड, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं दे रियली मोटिवेटेड। मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं दे रियली हैव दिस आई वुड से ड्रीम या wish के I photograph them, तो they are really eager as well. But some couples mostly जो arranged weddings होती हैं, arranged marriages होती हैं, उसके अंदर there is not that chemistry. तो when they come for the booking, I tell them कि guys, it's not just me, it's the good makeup artist, it's your dress, it's the jewelry, it's the location, it's the lighting, and then the photographer that go into creating that shot. अगर आप लोगों में केमिस्ट्री ही नहीं है, आप लोगों ने बहन भाई की तरह खड़े हो जाना है, there's not much I can do. So basically आप एक थेरेपिस्ट का भी रोल अदा करते हैं? Yes, I mean there was a case कि एक bride called me to Islamabad and her husband was shy. वो कहता ऊपर पीसी के कमरे में ही करो, नीचे नहीं जाना. I was like कि यार उसने मुझे इस्लामाबाद से इतने पैसे दे के बुलवाया है and you're not cooperating. She started crying. तो फिर मैंने कहा यार देखो प्लीज तुम। दुल्हन रोना शुरू हो गई, कान में मेरी आवाज आई, दूल्हा रोना शुरू हो गया।
दूल्हा वैसे रोने वाला हो गया था मासूम। So you know, so you have to you know kind of ये mediator or you know to smooth things out to make them comfortable. You have to crack jokes सारा कुछ। यानी कि आपको अपना मूड और टेम्परामेंट ठीक रखना पड़ता है। आप लोगों का अगर मूड खराब हो भी जाए अमरान एंड आतिफ का, तो इट्स ओके, क्योंकि वो दादा पहाड़ी के साथ लड़ाई कर लेंगे कि यार खड़े हो बस तुम यहाँ पे, हिल ही नहीं रहे। हाँ जी। परिंदे को पत्थर मारनी, परिंदे को महीनों खड़ा रहना पड़ता है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनके लिए आपको महीनों खड़ा रहना पड़ता है और बड़ा टफ वेदर, जैसे अभी देवसाई में जो मैं ब्रोनवेयर पे डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, उसके लिए तकरीबन मुझे -35 तक में काम करना पड़ा। हाय, सोच के हड्डियां गोल हो गई हैं। ओके नाउ अब कुछ जरा से नॉन सीरियस सवाल भी आपसे पूछने। जी जी एक दफा मैं एक सर्टन स्टाइल अवार्ड्स पे थी, तो वहाँ पे आई रिमेम्बर के 2 फोटोग्राफर्स को एट द सेम टाइम अवार्ड मिला। तो उनमें से एक स्टेज पे आए, अवार्ड लिया और उन्होंने कहा इस अवार्ड का नाम तो बेस्ट फोटोशॉप अवार्ड होना चाहिए। तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस? ये कहते हैं, ये आप तीनों से सवाल है, एनीवन कैन जंप इन एंड आंसर इट, कि पीपल से कि सारा काम तो अब कंप्यूटर पे हो जाता है, तो तस्वीर कौन सी? जब आप किसी पेंटर की पेंटिंग देखती हैं तो आप उसको कुछ इस टाइप का पूछती हैं कि इसमें आपने कौन सा कलर यूज किया, ये क्यों किया, इसमें कितनी जगह रबिंग करनी पड़ी या कितनी दफा दोबारा आपको करना पड़ा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये भी एक आर्ट है, तो इसके अंदर फोटोशॉप तो नहीं हम कहते, फोटोशॉप तो एक बैड टर्म शायद बन गई है, लेकिन जब आज से 100 साल पहले एंसेल एडम काम करते थे, तो उनका जब प्रिंट आता था बाहर या जो भी काम आता था, वो डार्क रूम प्रोसेस से गुजर के आता था। क्योंकि वो ये ना कि वो फिल्म पे होता था और वो उधर ही आप करते थे, तो नहीं उधर नहीं करते थे, उसके बाद डार्क रूम में जाके उसको प्रोसेस करते थे, तो तब वो एक आपके सामने पिक्चर आती थी। अच्छा, उसमें जो टोन्स हैं और जो उसकी वेरिएशन है और उसको कलर की एडजस्टमेंट है, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन असल जो पिक्चर तो ब्लैक एंड व्हाइट है और कलर्ड भी है। अगर आप फोटोशॉप में कलर इनहांस करके पिक्चर बना सकते हैं, तो ये तो बात किसी को समझ में नहीं आती। हर पर्सनैलिटी है, वो पिक्चर के अंदर अपनी पर्सनैलिटी, एक पिक्चर के अंदर उसकी पर्सनैलिटी ऐड हो रही है। फोटोशॉप का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फोटोशॉप के अंदर कलर एनहांसमेंट है, मर्जिंग है, ये है, वो है, लेकिन ये किसी की थिंकिंग है, थिंकिंग का प्रोसीजर है। वो कुछ कहना चाह रहा है उसके अंदर, वो कुछ बता रहा है, वो अपने मुतालिक बता रहा है या सामने चीज के मुतालिक बता रहा है। एक ब्राइड है, एक बर्ड है, हाँ, बट देखिए ना, एक मूवमेंट है। नहीं, बट फैशन में ये बड़ा गिला किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? फैशन की वर्ल्ड में बहुत गिला किया जाता है कि भाई फोटोग्राफर तस्वीर तो खींच लेता है, उसके बाद सारा कुछ बाद में ठीक करता है। यस, फैशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे यू नो रीटचिंग और एडिटिंग होती है। कुछ मॉडल्स हैं, आप उन्हें रियल लाइफ में देखें तो यूड बी शॉक्ड। आई एम नॉट गोना नेम एनीबॉडी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सारी मेहनत है वो पोस्ट प्रोसेसिंग में होती है। मेरे ख्याल में उसमें कोई गलत बात नहीं है। द रीजन बीइंग कि आपने एक फिनिश प्रोडक्ट देना है, जो फ्लॉज हैं यू हैव टू ओवरकम दैट। अब एक चीज होती है फोटो शॉपिंग और एक होती है फोटो चॉपिंग। फोटो शॉपिंग मेरी ख्याल में इट्स लेजिट, यू नो यू हैव टू एनहांस एंड यू नो रिफाइन द प्रोडक्ट। फैशन में तो ठीक है, लेकिन जहां तक आगे वेडिंग या उस तरह में, तो उसमें आप मोमेंट को रिक्रिएट नहीं कर सकते फोटोशॉप में, आप स्माइल्स को रिक्रिएट नहीं कर सकते फोटोशॉप में। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। यू नो मेरी नजर में व्हेन यू टेक अ पिक्चर वो नेगेटिव है, और उसके बाद उसको जो अपना फोटोशॉप में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप उसको प्रोसेस करते हैं, लाइक आतिफ सेड कि आपने अपना विजन उस पर इम्पार्ट करना होता है। सही। छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल क्वेश्चन सोचने का आपको मौका बता दूंगी। जो हमारा आज का बेसिकली क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि आपकी अब तक आपकी किसने सबसे बुरी क्या तस्वीर जो है सबसे बुरी आई और वो किस मोमेंट पे खींची गई थी? आईडी कार्ड की नहीं कह सकते, वो तो सबकी बुरी होती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। वैसे जी तो चाह रहा है किचन की तरफ जाएं क्योंकि खुशबुएं मजे मजे की आ रही हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए जल्दी से हम नजर डालेंगे किचन में। व्हाट्सअप गाजर का हलवा भी रेडी है और काबली पुलाव भी रेडी है। अंडे ही अंडे हैं हर जगह, अंडों की बहार। आपको मैंने पहले बताया गाजर के हलवे को अंडे अगर आप सजाएंगे तो बड़ी खूबसूरत डिश लगेगी आपकी। डन, थैंक यू सो मच मुनीरा, थैंक यू। ओके, वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया बीच में, उसका ही जवाब ले लेती हूँ। बुरी तस्वीर वाला अगर सवाल पूछूंगी तो वो बल्कि जल्दी से बता दें, सबसे बुरी तस्वीर। सबसे बुरी तस्वीर मैंने जो खींची है या मेरी किसी आपकी किसी ने खींची? मेरी तो कोई भी नहीं खींच सकता। जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे कोई रीछ ही होता है, कोई मार्मेट या कोई परिंदा,
बचपन की कोई करके रो रहे हैं, तस्वीर खींच नहीं? बचपन में मैं बहुत प्यारा था। अच्छा चले, मगरूर हसीना को अब हम छोड़ देते हैं। आप बताएं सबसे बुरी तस्वीर जो आपकी किसी ने खींची है। कैमरे के पीछे ही रहते हैं, जब भी कैमरे के सामने आते हैं कॉन्शियस इतने हो जाते हैं, इतनी चीजें ज़हन में चल रही होती हैं, और जो उतारने वाला होता है शायद वो उस उम्मीद पर नहीं उतरता, सारी बुरी उतरती। कोई भी बात नहीं अच्छी नहीं लगती। मेरा यूजुअली जब आई एम एट वेडिंग्स एंड टेकिंग पिक्चर्स, तो कोई फैन मेरी पिक्चर उतार के देन ही और शी ईमेल्स मी, तो यूजुअली मैं कहता यार प्लीज टैग ना करना पेज पे। खुदा गवाह। वैसे फोटोग्राफर्स की बहुत प्रॉब्लम है, डोंट लेट देमसेल्व्स बी सीन। अच्छा, एक जल्दी से 2 सेकंड में आपने जवाब देना क्योंकि वक्त कम है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एज फोटोग्राफर्स? आई नो यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर एवरीवन, तो आप क्या कहेंगे? जैसे ही सफर स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद इसकी एक डायरेक्शन बनती जा रही है, जो आपके अब स्टार्ट में आपको नहीं पता होता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है। अभी जो यंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है, और जो मैं कर रहा हूँ और ये हम सब कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने पार्ट के ऊपर हम सारे जहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तीनों में एक बात मुश्तरक, हम प्राउड पाकिस्तानी है, तीनों प्राउड पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की जॉयफुल साइड, कलरफुल साइड, पॉजिटिव साइड शो कर रहे हैं लोगों को। तो अपने मीडियम से, जो भी अपना अपना मीडियम है, अपना टॉपिक है, उस पर शो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एज अ पाकिस्तानी यही मैसेज है, और ये मैसेज हमें तीनों को नहीं सबको ही देना चाहिए। सबको, हमको इंडिविजुअली हर बंदे को अपना एक स्ट्रांगली मैसेज देना चाहिए। Since we're completely out of time, I know there's still a lot more to say, but thank you so much to you gentlemen कि आप आज आए और आपने वक्त दिया। Thank you. Nice talking. It is always a pleasure to meet people who are proud of Pakistan, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे तभी हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।